चलिए, तो खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही हैं जो करती हैं आपको मालामाल। ऐसी ही कुछ खबरें शानदार एक्शन वाली, एक्शन से भरपूर लेकर के आए हैं आपके पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई। जरा एक क्लिक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और उन शेयरों पर बातचीत शुरू करते हैं। आज की हमारी जो पहली कंपनी है वो है BSE। 25 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो लगाया गया सेबी की तरफ से, और ये इनके प्रीमियम मेंबर्स को लेके शायद लगाया गया। ये पारदर्शी तरीके से ये कॉर्पोरेट घोषणाओं को उपलब्ध नहीं करा पाए हैं ठीक तरीके से। असल में जो प्रीमियम इनके दर्शक थे, जो जो इनके सब्सक्राइबर थे, उनको जो है बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी में छूट मिली है। फरवरी 2021 सितंबर 2022 के बीच में इनकी तरफ से ये फॉल्ट हुआ है, और पेड ग्राहकों को पहले से उपलब्ध हो रही थी कॉर्पोरेट फाइलिंग्स। ये थोड़ी सी समस्या वाली बात है, ये पेड हो गया है गलती से, लेकिन ये पेड ग्राहक है। तो यहाँ पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। हालांकि अमाउंट इतना बड़ा नहीं है कि BSE की सेहत पे कोई फ़र्क पड़े, लेकिन सर BSE जो है लगातार चर्चाओं में है। आज हम लोगों ने बातचीत भी की। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 2784 पे। आपकी टिप्पणी को क्या रहेगी अभी BSE को लेकर के? बोलिए, व्यू पॉजिटिव है। जैसा मैंने कहा 2750 का स्टॉप लॉस ला के शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हैं। ये जो खबर आई है थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं सेंटीमेंट खराब करती है, क्योंकि जहां पे भी कॉम्प्लायंस वगैरह का ऐसा कुछ इशू आता है थोड़ा बहुत इन्वेस्टर सेंटीमेंट खराब होता है। पर BSE के लिए ऐसा ये न्यूज उतनी बड़ी नहीं है। फिलहाल थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं गिरावट देखने को मिली थी, पर लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन के लिए ट्रांचेस में बाई करें, एक ही साथ बाई ना करें। अगेन मेरा थोड़ा कॉशन व्यू है, बड़े बड़े करेक्शन जब भी आते हैं तब भी इसको एक्यूमुलेट करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अगर कोई करता है तो 2750 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बाय करके चल सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है इस खबर को लेकर के बाद BSE के लिए। अगली कंपनी स्क्रीन पर जरा फटाफट लिखाइए, जरा दे करके आइए क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है। सीएट हालांकि दबाव में है, 2.25% के आसपास। आपको बता दें कि यहाँ पर श्रीलंका बेस्ड सब्सिडी में 400 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई है। बोर्ड ने NCD के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटाने को लेकर के भी मंजूरी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दी है। तो सीएट में कई सारी खबरें निकल करके आ रही हैं। 2.25% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इस समय सीएट को लेकर के? तो मुझे सीएट का चार्ट साइडवेज है, वैसे अभी ओवरऑल कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, पर इसका जो मोमेंटम बनेगा वो 3650 के ऊपर ही बनना चाहिए। तो एक बार का मुझे लग रहा है नीचे के लेवल्स आ सकते हैं वापस, 3520 3500 तक के लेवल आ सकते हैं। तो फिलहाल खरीदारी की सलाह नहीं है, 3500 के आसपास मिलता है तो वो अच्छे लेवल्स रहेंगे स्टॉक को बाय करें। अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आई है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस पर भी बातचीत हो चुकी है आज। तो मतलब इतनी धुआंधार तरीके से अरुण जी ने सवालों के उत्तर दिए कि मुझे लगता है सारे खबरों वाले कवर हो गए लग रहा है। ये 2.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जियो पेमेंट बैंक के 19 करोड़ इक्विटी शेयर जो है सब्सक्राइब करने की खबर यहाँ पर निकल करके आ रही है जियो फाइनेंस को लेकर के। जियो फाइनेंस ने एक्सचेंज फाइनेंस जो फाइलिंग है उसमें तो है तमाम ये जानकारी जो है दी गई है जियो फाइनेंशियल की तरफ से। सब्सिडी जियो पेमेंट बैंक में 190 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, और आपको बता दें डिजिटल बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने पर कंपनी का फोकस यहाँ पर बना हुआ है। सर बहुत सारे डेवलपमेंट आते हुए जियो फाइनेंशियल को लेकर के एक बार फिर से यहाँ पर लेवल्स आप जरा डिस्कस कर लीजिए सर। तो जी अगेन वही कह रहा हूँ, 320 325 जो लेवल है वहां से स्टॉक गिरा था दिसंबर के लेवल से, और वहां पे वापस स्टॉक आ चुका है। और सभी पॉजिटिव न्यूज भी धीरे धीरे प्राइस में आ जा रही है, ऐसा नहीं कि प्राइस में नहीं आ रही है। तो वो एक दिक्कत जरूर है, स्टॉक चल भी चुका है, थोड़ा बहुत वैल्यूएशंस की दिक्कत मार्केट में सब बात भी कर रहे हैं, तो वो एक दिक्कत है वहां। इसलिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह नहीं है। 320 325 से स्टॉक वापस रिवर्स हो सकता है, तो करेक्शन में बाई करना है। मुझे लग रहा है रिट्रेसमेंट आएगा वापस 280 के आसपास या 290 के बीच में मिल सकता है, तो वहां पे स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। क्योंकि रेजिस्टेंस काफी नजदीक है, इसलिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रही। चलिए, तो ये जियो फाइनेंस को लेकर के अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। ओहो, इन सब के बीच में एक चीज़ छूट गई सर। 24,500 आपकी जगह 25,500 25,498 या अब निफ्टी ने लगाया है 2025 का नया हाई। शानदार तेजी बाजार में 25,500 का लेवल जो है वो ऑलमोस्ट टेस्ट किया है। 25,000 टेस्ट कर दिया, 25,501। जी हाँ, 25,501 65 का लेवल इस समय नया हाई यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नए उच्चतम स्तर पर बाजार 25,502 25,503 का यहाँ पर ये क्या शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
शानदार मूव सर, 25,500 का लेवल क्रॉस करता हुआ निफ्टी इस समय। हालांकि अब जो है अभी भी जो है हम देख रहे हैं मिड कैप के अंदर थोड़ा सा जो है दबाव है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो अभी भी उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। निफ्टी बैंक ने 57,076 का नया हाई यहाँ पर लगाया है, तो जिसकी बात हम लोग कर रहे थे वो अब घड़ी आ चुकी है। 2025 का नया हाई जो है वो देखने को मिल रहा है निफ्टी की तरफ से। आपका कमेंट सर, आपकी टिप्पणी इस पर? तो जी एक्सेलेंट मूव है और प्योर एक्सपायरी मूव मुझे नजर आ रहा है, और डेफिनेटली बाइंग तो है, पर 3 दिन से एफआईएस बेच ही रहा है। पर आज का जो मूव है वो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं एक्सपायरी, शॉर्ट कवरिंग, कॉल्स राइटर्स के फंसना, ये सभी चीजों का रुझान देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है अगर ऐसे ही ये चलता रहा तो लास्ट आधे घंटे में और भी कॉल राइटर्स फंसते हुए नजर आएंगे। तो मोमेंटम काफी अच्छा है, पर मोमेंटम ये कल कैरी होगा नहीं होगा ये देखना पड़ेगा। पर एक्सेलेंट चार्ट निफ्टी ने बनाया है और आज तो प्योरली एक्सपायरी प्ले मुझे नजर आ रहा है। जी सर, ये बताइए कि ये जो रैली है, तो जो अगर आप कह रहे हैं कि कल रहेगा नहीं रहेगा, तो क्या इस रैली में एग्जिट करते रहें बीच बीच में? क्योंकि अब ये तो बहुत लोगों के सवाल आएंगे कि सर एग्जिट करें कि बने रहें अभी। तो मुझे ट्रेडिंग पोजीशंस को आपको लगातार एग्जिट करना है, वो हमेशा से वही राह रहती है। अगर आप ट्रेडिंग पोजीशंस ले रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसका यूज करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते हैं तो ट्रेडिंग पोजीशंस को एग्जिट करने की सलाह हमेशा से रहती है मार्केट की रैलीज में। पर जब तक इन्वेस्टमेंट्स की बात है, किसी में एग्जिट करने की फिलहाल सलाह नहीं है। हमेशा से यही कहा है कि बाय ऑन डिप्स करना चाहिए, तो अच्छे स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट जो अपने पोर्टफोलियो में है तो उनमें तो बिल्कुल अभी भी एग्जिट की सलाह नहीं है। इनफैक्ट गिरावट पे हमेशा बाय करने की सलाह दी है। पर ट्रेडिंग पोजीशंस को हमेशा से अच्छी तरह से मैनेज करें और ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस का जरूर यूज करें। जी चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल के आ रही है, लेकिन क्या दिन है आज का। 25,500 भी देख लिया गया इंट्राडे के अंदर ही का, एक ही दिन के अंदर धुआंधार रैली देखने को मिल रही है। क्या किया जाए अब इस बीच से जो है अगली कंपनी लेकर के आई जाए। पहले तो JSW एनर्जी जहाँ स्क्रीन पर लेकर के आइए, देखें क्या खबर है। आपको बता दें इन्होंने NHPC के साथ एक करार किया है और ये 25 साल के लिए PPA जो है साइन किया है, पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर साइन किया है। और ये जो PPA साइन हुआ है, इसमें 300 मेगावाट क्षमता के सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट के लिए ये PPA साइन होता हुआ दिखाई दिया है। राजस्थान आंध्रा में फैले प्रोजेक्ट को 2 साल में कंपनी जो है वो चालू करती हुई दिखाई देगी। ये यहाँ पर अपडेट निकल करके आ रहा है JSW एनर्जी को लेकर के। सर सुबह से दबाव में था, अब आधे % से ज़्यादा की मजबूती JSW एनर्जी में देखने को मिल रही है, 510 511 के आसपास। कैसे देख रहे हैं सर आप JSW एनर्जी को? और चूंकि NHPC के साथ टाई अप हुआ है तो NHPC के भी लेवल एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। मुझे स्टॉक तो अच्छा लग रहा है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म में 490 495 का अच्छा सपोर्ट है, तो स्टॉक तो मुझे लग रहा है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहा है। 525 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी अगर किसी ने लिया है। 78 80 वही इसका सपोर्ट है NHPC की जहां तक बात है। तो 78 से 80 जब तक ये ब्रीच नहीं करता, NHPC में भी फिलहाल बने रहने की सलाह रहेगी। ये बात तो NHPC पे निकल करके आ रही है। और JSW एनर्जी को लेकर के 25,527 का हाई। ओह, बाजार में तूफानी रैली बनी हुई है। लगातार नजरें यहाँ पर भी रखिए आप बाजार में, जिस तरीके से रैली यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अगली कंपनी लेकर के आइए जरा फटाफट। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। KNR कंस्ट्रक्शन दबाव में जरूर है, हालांकि इन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है JV, एक इनकी JV थी, उसमें जो है करीब 4800 करोड़ रुपये का जो है ऑर्डर मिला है इनको, और एक JV के माध्यम से, जिसमें KNR का हिस्सा 74% है और दूसरी जो कंपनी होगी उसका 26%। 5 साल के अवधि वाले कॉन्ट्रैक्ट से सालाना करीब 710 करोड़ रुपए आय की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। हालांकि शेयर दबाव में है, आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है कंपनी की। सर अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी हुआ था, 230 के आसपास चल रहा है। क्या कमेंट, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अगेन बिल्कुल सेम वही राय रहेगी। नीचे में 220 221 के आसपास सपोर्ट है। तो फिलहाल अगर किसी ने ले रखा है इस न्यूज पे तो 221 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। चार्ट थोड़ा मजबूत हुआ है, 2 दिन से चल भी रहा है। फिलहाल होल्ड करने की सलाह है, 221 का स्टॉप लॉस मेंटेन। अगली कंपनी लेकर आइए, वो है M&M। जी हाँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा पे खबर यहाँ पर निकल करके आई है। कंपनी जो है अब देखिए जिस तरीके से फोकस बढ़ रहा है गवर्नमेंट का डिफेंस को लेकर के, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां जो है वो इस क्षेत्र में आती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही M&M को लेकर के अपडेट यहाँ पर सामने आती हुई आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तमाम जानकारी जो है वो कंपनी की तरफ से दी है कि महिंद्रा एडवांस टेक्नोलॉजी को जो है वो हिस्सा जो है कंपनी जो है बेचने की तैयारी में यहाँ पर
दिखाई दे रही है। आज हालांकि थोड़ा सा दबाव है, आधे % के आसपास का। सर आपसे जानना चाहेंगे कि अब ये कंपनी जो है अब डिफेंस सब्सिडरी की रिस्ट्रक्चरिंग करने जा रही है। महिंद्रा एमिरेट्स वकील अराउंड में 88% हिस्सा बेचेगी। महिंद्रा एडवांस टेक्नोलॉजी को हिस्सा ये बेचा जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं सर इसे, और जिस तरीके से डिफेंस पर फोकस अब प्राइवेट प्लेयर्स का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, M&M का फ्यूचर? तो जी काफी एक्सेलेंट कंपनी है और वैसे भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। चार्ट भी काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट सबसे अच्छा चार्ट अगर आप देखें ऑटो में तो एमएनएम ही है। एमएनएम के बाद आयशर मोटर का चार्ट अच्छा लग रहा है, हुंडई का चार्ट अच्छा लग रहा है। निफ्टी ऑटो में भी एक ब्रेकआउट है। टाटा मोटर्स अभी तक चला नहीं है तो वहां से थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट जरूर है। और एमएनएम में मुझे लग रहा है जब तक ये 3000 के ऊपर है, इसमें अच्छा ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है और गिरावट पे स्टॉक को बाई करना चाहिए। गिरावट मुझे लग रहा है मैक्स टू मैक्स 3080 या 3100 तक आ सकता है। तो वो गिरावट आती है तो वहां पे बाई करके चलना चाहिए। सर आपने अच्छा याद दिला दिया बातचीत में ही, हुंडई का जिक्र किया। हुंडई IPO के बाद से अब लोगों के मतलब जो लोग वेट कर रहे थे उनका टाइम आ रहा है क्या? अभी क्या करना चाहिए सर हुंडई में? तो जी अभी तो कॉस्ट के ऊपर पैसा बनना शुरू हुआ है। वैसे इसके काफी वेरिएंट्स आने की बातें चल रही है, तो वो हो सकता है क्रेटा का जो ईवी वर्जन है, ये सभी चीजों पे कंपनी बेट कर रही है। टेक्निकली तो ज्यादा डेटा नहीं है पर फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। जब ये आईपीओ आया था तो बड़ा पैसा इंडिया से बाहर जाने की बात हुई थी जो इनके प्रमोटर्स की तरफ से जो OFS आया था। पर स्टिल मुझे लग रहा है कंपनी अच्छी है, अच्छा कंपटीशन दे भी रही है। थोड़ा चल चुका है, दिक्कत वही है, पर मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। जी चलिए, अगली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। तो स्क्रीन पर फटाफट जरा अगली कंपनी लेकर के आइए, वो है RCF। ये सवाल रह गया RCF पे क्या मतलब, और बाकी कोरोमंडल पे बहुत सारे सवाल आने लगे हैं सर। यहाँ पर हालांकि खबर ये है कि उर्वरक मंत्रालय से कंपनी को झटका लगा है। ट्रॉम्बे यूरिया उत्पादन के लिए खरीदी गई गैस की मान्यता से इनकार कर दिया गया देने से। 2021-22, 2022-23 में खरीदी गई गैस की मान्यता देने से इनकार किया गया है। कंपनी पर लगभग 204.14 करोड़ का नेगेटिव फाइनेंशियल असर पड़ेगा इससे। लेकिन सर इस बात को RCF पे, तो इस खबर पे मैं आपका एनालिसिस जानना चाहूँगा। फर्टिलाइज़र पे क्या व्यू है और कोई फेवरेट फर्टिलाइज़र कंपनी है आपकी? तो फर्टिलाइजर पे अगर आप प्रेफरेबली बात करें तो कोरोमंडल रहेगा मेरा। फर्टिलाइजर में डिप मिलता है तो कोरोमंडल पे बाई करना चाहिए। कोरोमंडल के अलावा अगर आप दूसरे स्टॉक की बात करते हैं तो दूसरे मुझे लग रहा है दीपक फर्टिलाइजर एक अच्छा बेट होना चाहिए, वहां पे भी एक नजर रखें। प्रेफरेबली अगर कोरोमंडल में करेक्शन आता है तो वहां पे जरूर आपकी बेट पॉजिटिव साइड होनी चाहिए। RCF का चार्ट ओवरऑल साइडवेज है, नीचे में 149 का सपोर्ट है। जब तक वो होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रह सकते हैं। 149 के नीचे वीकनेस काफी बढ़ सकती है। ये बात RCF पे निकल के आ रही है। आइए चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली कंपनी का रुख करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही हैं। टाटा स्टील, सेंट्रल GST एंड एक्साइज विभाग ने कारण जो नोटिस जो है यहाँ पर जारी किया गया है। ये हालांकि उतनी टेंशन वाली बात नहीं है। कथित तौर पर 891 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का यहाँ पर आरोप लगाया गया है। अब इसका हालांकि ये लंबे समय चलती रहती है कंपनी की तरफ से, अब रिप्लाई इसका जाएगा। आज 1.5% की मजबूती है। सर टाटा स्टील एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर, क्या करना चाहिए टाटा स्टील में, और टाटा स्टील सेल में क्या सेल ज़्यादा बेटर है या टाटा स्टील? दोनों ही अच्छे हैं गुलजी, पर सेल में मुझे लग रहा है स्टीम ज्यादा आ सकती है क्योंकि वो स्टॉक अभी तक उतना चला नहीं है पर चलने के लिए तैयार है। तो सेल पे नजर रखें, वहां पे अच्छे टारगेट आ सकते हैं। टाटा स्टील में 150 152 का अच्छा सपोर्ट है, किसी ने ले रखा है तो उसका स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। दोनों ही चार्ट में से अच्छे मजबूत नजर आ रहे हैं। जरा टेक्स मैकोरेल लेकर के आइए। यहाँ पर एक बड़े ऑर्डर की खबर है। यहाँ पर 500 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। 535 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर जो है इनको यहाँ पर मिला है। सुबह से ही काफ़ी शानदार मूव टेक्स मैकोरेल के अंदर बना हुआ है। कैमरून की कैमाल्को कंपनी से वैगन्स और मेंटेनेंस के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला हुआ है। ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर है, दूसरा इंटरनेशनल ऑर्डर है। इसके तहत 560 ओपन टॉप वैगन्स का उत्पादन और आपूर्ति दोनों चीज़ें इसमें शामिल रहेंगी। 253 करोड़ रुपए का 20 साल का लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ऑर्डर भी इसमें शामिल होगा। सर 4% से ज़्यादा की मजबूती टेक्स मैकोरेल के अंदर 181 180 के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी टेक्स मैकोरेल को लेकर के? मुझे चार्ट अच्छा है। 220 225 के आसपास रेजिस्टेंस है, अगर वहां तक हो सकता है स्टॉक जाता हुआ नजर आए। फिलहाल 2 दिन 3 दिन से अच्छा चला भी है। 165 से 180 तो आ ही चुका है, पर धीरे धीरे अगर मोमेंटम बनता है तो मुझे लग रहा है 220 तक या 200 से 220 तक स्टॉक ऊपर के लेवल दिखा सकता है।
तो मोमेंटम तो अच्छा है और 220 तक इसमें मोमेंटम बढ़ सकता है। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर जो है जैसे आपने डिफेंस में बताया ये दो तीन शेयर हैं जिस पे आपको नज़र रख, रेलवे में कहाँ नज़र रखेंगे आपका फेवरेट, और क्या ये टाइम है कि अब डिफेंस थोड़ा सा धीमे पड़ा है तो रेलवे रफ्तार पकड़ेगा? रेलवे के दो तीन शेयर वो कौन से हो सकते हैं जहाँ पे अभी करंट लेवल पे भी बाइंग करने की मौके आप देख रहे हैं? बिल्कुल जी, इरकॉन और आरवीएनएल ये दोनों पे बाई करना चाहिए। दोनों ही आप कह सकते हैं रेलवे डेवलपमेंट जब भी होगा दोनों को का सबसे ज्यादा फायदा होगा। टेक्निकली चार्ट्स भी अच्छे हैं। इरकॉन चल रहा है 202 के आसपास, तो इसको यहाँ पे बाई करें। 190 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप बाई करके चल सकते हैं। आरवीएनएल 400 रुपए के आसपास चल रहा है। 380 382 के आसपास मजबूत सपोर्ट है, तो इसको बाई करके 380 का स्टॉप लॉस ला के बाई करें। 450 तक आरबीएनएल तक के भी टारगेट्स रहेंगे। थोड़े स्लो मूवर है तो वो एक दिक्कत जरूर रहेगी, पर इरकॉन और आरबीएनएल ये दो मुझे लग रहा है पॉजिटिविटी इसमें ज्यादा रहनी चाहिए। आईआरएफसी का चार्ट भी अच्छा है, अगर कोई इसको लेना चाहता है तो 134 के स्टॉप लॉस तक आईआरएफसी को भी लेके चल सकते हैं। इतने पे बात की सर, एक जुपिटर वैगन भी देख लीजिए, वहाँ पे क्या दिक्कत है? ये भी ऊपर से नीचे फिसला है, अभी क्या करना चाहिए जुपिटर वैगन पे? कुछ स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। फिलहाल साइडवेज है, 365 का सपोर्ट है, तो 365 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। चार्ट अभी तक ऐसे कोई मोमेंटम में आया नहीं है जैसे कि सभी रेलवे स्टॉक्स नजर आ रहा है। 365 के नीचे जाएगा तो वीकनेस इसमें बढ़ सकती है। ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई, अब जरा फटाफट यूनियन बैंक जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और वहाँ पर देखते हैं कि क्या खबर आई है। 6,000 करोड़ रुपए रकम जुटाने की तैयारी जो है कंपनी कर रही है, तो ये रकम जो है का जो हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास का मूव इक्विटी और डेट के ज़रिए जो है यहाँ पर नए फंड जुटाने के लिए कंपनी की अब कोशिश शुरू हो रही है। चलिए, तो ये तमाम चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। बोर्ड बैठक में फैसला भी हो गया। 1.5% के आसपास की मजबूती सर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है। खैर बाजारी रिकवर हो गया तो खैर ये भी बात सही है। 147 के आसपास सर कैसे देख रहे हैं आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को? मुझे स्टॉक का चार्ट काफी अच्छा है। ओवरऑल मोमेंटम में भी आज नजर आ रहा है न्यूज की वजह से। नीचे में सपोर्ट 144 के आसपास है, तो 144 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी और 153 और 155 ऊपर में टारगेट रहेंगे। हमारे एक दर्शक है, कह रहे हैं आरपीएस जी मॉर्निंग में जो क्वेश्चन आपने लेते हैं विपुल जी वही आफ्टरनून में ले रहे हैं। सर खबरें ही उस पर हैं तो किस पे लेंगे? सवाल आप लोग भेज रहे हैं, हम तो खाली डिस्कस कर रहे हैं, तो अब क्या ही किया जाए सर? आपका कोई सवाल हो तो आप भेजिए, आपका सवाल को भी डिस्कशन हो जाएगा। चलिए, इस बीच जो है अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और वोडाफोन आइडिया पे सर 25,000 करोड़ के कर्ज जुटाने की तैयारी में जो है टेलीकॉम कंपनी अब दिखाई दे रही है। आज 0.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रहा है। बैंकों के साथ बातचीत करके नेटवर्क को और ज़्यादा मजबूत बनाने की तैयारी कंपनी अब करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नेटवर्क को लेकर के वोडाफोन आइडिया की काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। एसबीआई जो है लोन कंसोर्शियम का नेतृत्व जो है वो कर सकता है, तो नए कर्ज लेने की तैयारी में वोडाफोन आइडिया और बेहतर सेवाएं देने के लिए 10 साल की अवधि वाले लोन में घरेलू और विदेशी कर्ज शामिल हो सकता है। वोडाफोन आइडिया सर, हर लेवल पे लोग सवाल कर रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए अपनी टिप्पणी आप। तो मुझे अगेन वही राय रहेगी, जिनके पास है 6 रुपए, 5.5 रुपए जो इसका सपोर्ट है, वहीं से स्टॉक वापस पलट रहा है। 6 रुपए का लेवल अभी तक तोड़ा नहीं है, तो फिलहाल भी वही राय थी, अभी भी वही राय है। अगर ले रखा है तो 6 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। 6 या 5.5 लगा लें, थोड़ा सेफर साइड, तो उसका स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। फ्रेश खरीदारी करना चाहें तो भी स्टॉप लॉस वही रहेगा। मेरी कोई राय खरीदारी की है नहीं, फिर भी अगर करते हैं तो 6 और 5.5 इसी का स्टॉप लॉस लगा के करना चाहिए। टेक्निकली 8.5-9 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां पर जाके हो सकता है स्टॉक रुक सकता है। चलिए, तो ये बात निकल करके आ रही है और इसी के साथ खबरों के खेल को करते हैं समाप्त।